वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और आज हमारे हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे बच्चों की। इनिशियली जब दांत निकल रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स वो बहुत पेनफुल होता है प्रोसीजर। बिला वजह हम कहते हैं कि वो रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स एक नई चीज़ उनकी बॉडी से बाहर आ रही होती है तो वो ज़रा ज़रा बात पे चिढ़ रहे होते हैं। उनके दांतों में कुछ झोर सी आ रही होती है, हम कहते हैं झोर आ रही, कुछ कहते हैं उनको अजीब सा लग रहा है। फिर वो अपने दांतों में कुछ ना कुछ, हम लोग बाजार से एक रबड़ की चीज़ लाते हैं, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, वो कुछ होता है टीथ, पता नहीं क्या होता है वर्ड, पता नहीं, सुना था किसी वक्त नाम। अब छोटे बच्चे हमारे भांजे भतीजे बड़े हो गए, वो लगाते हैं उसको ताकि उनको वो ज़रा। हमारी वालदा जो होती थी वो अक्सर वो खोपरा एक सूखा होता था, उसको धागे में डाल के गले में, जो है वो बड़ी बहन के बच्चे होते थे उनके गले में, कि इनको हो तो ये इसको दांत पे मारे। वट एवर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। आपके भी अगर बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, अगर कोई भी आपके घर में अभी बच्चे पैदा हैं, हुए हैं, छोटे हैं, उनको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर अक्सर मैंने देखा है कि आप लोगों की जो बच्चों को निपल्स देते हैं, जो फीडर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो गिर जाता है और वो बच्चे पी लेते हैं। फिर अक्सर बच्चों को मोशन बहुत जल्दी लग जाते हैं। और इससे बहुत सारी बातें रेलेवेंट हम करेंगे आज न्यू बॉर्न बेबी के टीथ से रेलेवेंट। तो आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। और लेकिन इससे पहले मैं आपको ऑफ कोर्स अपने गेस्ट से मिलवा दूं। बहुत सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो डॉक्टर यानी कि फील्ड से, हेल्थ फील्ड से है। तो डॉक्टर मोइज सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद हैं, ही इज अ डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। थैंक यू। और मैं आपके बेटे से भी मिलवा लूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर दानिश मोइज मौजूद हैं और ये भी डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मोइज साहब से बात करूंगी। और मोइज साहब ये बताइएगा, इनिशियली बच्चों के जब दांत निकलते हैं वो कौन सी एज होती है और ये कितना पेनफुल प्रोसीजर है, बच्चों को कैसे केयर करना चाहिए? थैंक यू। अच्छा, होता यह है कि बच्चों के जो डेंटिशन दो किस्म की होती है। एक बच्चे की जो होती है प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी को हम लोग कहते हैं मिल्की टीथ। अच्छा, वो जो डेंटिशन जो शुरू होती है तकरीबन 6 या 8 माह में शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों के 6 माह में होती है, कुछ बच्चों के 8 माह में होती है। और शुरू होती है नीचे के दांतों से। नीचे के 2 दांत आते हैं, फिर तकरीबन 10 माह में ऊपर के 2 दांत आ जाते हैं, फिर तकरीबन 13 माह में 1 साल के बाद या पूरे 1 साल में फिर 2 ऊपर के बराबर वाले के दांत आ जाते हैं। फिर वही तकरीबन इसमें अब 1.5 माह हो जाता है तो नीचे के 2 दांत आते हैं। इस तरह करते करते, क्योंकि बच्चों के जो मिल्की टीथ होते हैं ये टोटल 20 होते हैं, जिसमें सामने के 2 इंसाइजर 1, इंसाइजर 2, फिर उसके बाद जो है सी, और फिर मोलर 1, मोलर 2। तो इस तरह करके 10 एक ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे में, 20 होते हैं दांत। अच्छा, ये जो है तकरीबन जो है वो 18 माह से 19 माह की उम्र में ये बच्चों के हो जाते हैं पूरे ये। अच्छा, होता क्या है कि इस उम्र में जब ये बच्चों की डेंटिशन होती है तो उस वक्त इनको खारिश होने लगती है जहाँ से दांत निकलता है, और बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो मुख्तलिफ माँ का दुपट्टा या उंगली या फिटर खींचने लगते हैं। तो उस दौरान जो ऐसा आप बता रही थी, उसको टीथिंग रिंग होता है, अच्छा, मार्केट में मिलता है, लेकिन वो नाउ एडेज उसको मना कर दिया गया है। अच्छा, वो जो देसी तरीका था छुआरे को बांधने का, नारियल को, वो बेहतर है, क्योंकि ये जो रबड़ होती है ये स्टेलाइज नहीं होती। अगर ये किसी ऐसी जगह पे गिर गई है जहाँ जरासीम लग गए हैं तो हम उसे बॉयल माएँ कर नहीं सकती इतनी, और बॉयल करने से तो आपको पता है स्टेलाइजेशन नहीं होती, उसका एक बाकायदा एक तरीक़ेकार होता है स्टेलाइजेशन का। तो टीथिंग रिंग इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल भाई यह है कि बच्चों को उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, और मोशन जो होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि जो बच्चे जब टीथ आता होता है तो जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के ज़र्रात टूट टूट के पेट में जाते हैं, वो होता है कच्चा गोश्त। अब वो जब पेट में जाता है बच्चों को मोशन हो जाते हैं, और फिर उस दौरान बच्चे गंदगी भी, चीज़ें भी, दुपट्टा भी, हर चीज़ छीनने। हत्ता को मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना वो मसेरी के जो है कि कोई लकड़ी को भी मुंह में दबाने लगते हैं, उन्हें खारिश बहुत होती है। तो ये इस तरीके से होता है ये। अच्छा, ये बड़ा, जब वो मुझे ऐसे जब ये कह रहे थे ना, मुझे आंखों में अपने भांजे भतीजों की फेसेस आ रहे थे वाकई में। अच्छा, उनको ना यूं करते, गुस्सा ना यूं करके वो कुछ चीज दांत में मारते तो छोड़ते नहीं है, बहुत उनको एक इरिटेशन होती है, ऐसा है कि नहीं? और अक्सर हम लोग फिंगर ना यूं रखते कि तो चक्की मारो ना, तो वो और उनको मजा आ रहा होता है कि और जोर से दबाएं, और हम लोग हंस रहे होते हैं और उनको गुस्सा सा आ रहा होता है। और ऐसे एज में बच्चे खुद ही हाथ पकड़ के या कोई चीज पकड़ के बार बार बाइट करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और खास तौर पे अगर उनसे थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो
तो हमें डर लगता है वो उसको पकड़ के कोई जोर से चकना काट ले या इसको दबा ना दे, तो वो क्योंकि एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हो दानिश, अगर ये इनिशियली बच्चों को हम ट्रीट हम लोग लाइक कैसे कर सकते हैं, छोटे बच्चों के अगर दांत निकल रहे हो, और कौन सी एज को प्रेजेंट करते हैं? बेसिकली लेट भी हो सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये लेट का करेंगे, जैसे ऊपर के 2 दांत और नीचे का कुछ, ये भी होता है? जी ऐसा भी होता है। ये दांत जो होते हैं आगे पीछे या ऊपर या नीचे के आगे पीछे ही निकलते हैं, कोई कभी पहले किसी का निकल जाता है। और दूसरा ये कि बच्चे की ग्रोथ पे बहुत डिपेंड करता है। ओके। 6 मंथ से भी शुरू हो जाते हैं, इससे पहले भी शुरू हो जाते हैं। 8 मंथ किसी बच्चे का ये होता है कि 8 मंथ से निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये जिस तरह की उसकी डाइट है, जिस तरह की उसकी ग्रोथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अ, अच्छा, हमारे एक और चीज़ भी है, मैं एक चीज़ नोट करती हूँ बच्चों के टीथ से रेलेवेंट। जैसे हमारी वालदा कहती थी कि भाई कुछ 2 दांत जो है ना ऊपर के बड़े तकलीफ देते हैं अगर वो निकले, वैसे नीचे के नॉर्मल जो अक्सर मैं 2 छोटे छोटे 2 दांत नीचे देखती हूँ, लेकिन और फिर वो उसको फिंगर से हम लोग महसूस करते हैं कि यार दांत निकल रहे हैं। बच्चे को उस वक्त बड़ी ज़रा ज़रूरत होती है, और जब बच्चे थोड़ा चले, अब ये ज़रा सा बड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि मुझे सब नहीं बताया कि दांतों का मुझे सब ये बताइए, बच्चे ज़रा बड़े हो गए, ठीक है, अब वो दांतों की 2 दांतों ऊपर या नीचे के 2 दांत के बाद क्या दाढ़ें निकलने शुरू हो जाती हैं या पूरे दांत निकलते हैं? बच्चे जो जब बड़े हो जाते हैं तो ये 6 साल की उम्र तक जो है, क्योंकि ये हमारी 2.5 साल 2 से 2.5 साल में इनकी डेंटिशन प्राइमरी मिल्की टूथ पूरे हो जाते हैं। ओके। उसके बाद अब ये 3 साल जो है ना, अब उन पे ही सारा गुजारा होता है इनका। वो 20 दांत हैं। अब इसके बाद जो 20 दांत हैं, जो नीचे की जो दांत हैं और ऊपर के, अच्छा होता क्या है कि ये 4 दाढ़ें एक साथ आती हैं ऊपर। अच्छा। 6 जो बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, ये 4 ही आती हैं, और इनके साथ साथ नीचे के 2 दांत भी आ जाते हैं। ये इनकी एज जो है 6 साल और 6.5 साल। तो हम जो अमूमन जो उम्र का जो तयन करते हैं, अभी आपने देखो कोई भी चीज़ होती है तो किसी की भी उम्र देखनी होती है तो सिविल भेजते हैं, OPG होता है, एक्सरे होता है, उससे हमें डेंटिस्ट उम्र बता देता है। अब हम बाज़ वक्त माएँ आती हैं, माएँ अपने बच्चों की उम्रें छुपाती हैं अक्सर, तो वो बोलती है मेरा बच्चा जो है ना ये 6 साल का है। अच्छा। मैं इनसे कहता हूँ ये आपका बच्चा तो 8.5 साल का है। वो बोलती नहीं, फिर बच्चे से पूछती है, बच्चे सही बोलता नहीं तुझे नहीं पता, इस तरह करके वो उम्र छुपाती, तो उम्र छुपती नहीं है। इसलिए कि नीचे के और ऊपर के ये 4 दांत दाढ़ें जो हैं ये 6 साल की उम्र में, और सामने के नीचे के 2 दांत ये 6.5 साल की उम्र में, फिर ऊपर के 2 दांत 7.5 साल की उम्र में, फिर नीचे के 7 साल की उम्र में, फिर नीचे के बराबर के 2 दांत 7.5 साल में, फिर ऊपर के दांत इस तरह दांत आते आते जो है तकरीबन ये 11.5 साल की उम्र में, 6 साल से 11.5 साल की उम्र तक ये कंप्लीट डेंटिशन हो जाती है, जिसके अंदर विजडम मोलर अकल दाढ़ नहीं आती चारों। फिर ये जो अकल दाढ़ें हैं ये 18 साल के बाद आती हैं, 4। अच्छा। तो इन्हें गैर ज़रूरी इसलिए समझा जाता है कि खाने की उम्र तो 12 साल से 18 साल ही होती है, तो फिर ये 18 साल से 35 साल तक आ सकती है। और समटाइम्स ये, क्योंकि हमारा जो जबड़े का अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऊपर का तो मैक्सिला तो सीधा है, लेकिन नीचे का जो मैंडी बोल जाए ना, यहाँ से के पीछे जाता है। जी जी। तो वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह बन जाता है कि एक जैसे एक क्लाइंट से चढ़ने से स्लाइडिंग। ओके। तो वो विजडम मोलर नीचे की वहाँ से आती है, अमूमन टेढ़ी हो जाती है। तो अक्सर लोगों के पास हमारे पास पेशेंट आते हैं जो हम बड़ा OPG कराते हैं, अक्सर लेटी हुई होती हैं, अक्सर डेंटिस्टों की भी लेटी हुई होती हैं। अच्छा। वो बोलते नहीं, तो वो तो बड़ी ख़तरनाक होती है वो दाढ़। तो ये समझ लें कि 11.5 साल की उम्र में डेंटिशन सेकेंडरी जो है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद 18 साल के बाद अकल दाढ़ आती है। ये इसका शेड्यूल है। ठीक है, हमारे दरमियान कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो याया? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, और डॉक्टर मुईद साहब को। देखिए, मसला ये होता है कि हम लोग बड़े लीस्ट बॉदर होते हैं दांतों के बारे में। अब हम जब हमारे दांत बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं, और फिर हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हमारी काफी हालत खराब होती है। और डॉक्टर साहब से पूछना है कि पीरियोडिक दांतों का मुआयना कैसा होना चाहिए। और क्योंकि बच्चों के हवाले से बात मैं करना चाहूंगी कि बच्चे अक्सर टॉफियां खाते हैं और हम रोक नहीं पाते, और फिर वो कीड़ा लग जाता है। तो वो उनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है दांतों की। और दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर साहब से मुझे ये है कि डॉक्टर साहब अगर सडनली पेन हो जाता है किसी को, अब मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो मखसूस यूज होती हैं। एक तो लॉन्ग की एक दवाई है, वो क्या यूज करने इफेक्टिव होती है। दूसरी बात है कि जो पेन किलर्स आते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर नाम के पेन किलर्स हैं, वो पेन किलर्स क्या हमें यूज करने चाहिए या किस बगैर पूछे हम यूज कर सकते हैं। बाज 2-3 पेन किलर्स आते हैं जो दांतों की फौरी, अगर फौरी दर्द दांतों में हो तो इमरजेंसी की सूरत में हम क्या उसके लिए लेना चाहिए हमें। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है
जी, एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि देखिए, हम दांतों में प्रॉब्लम होती है, दांतों के डॉक्टर बड़े महंगे होते हैं, लेकिन जब हम किसी सस्ते डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्रैक होता है और फिर उसमें खतरा ही होता है कि दांतों में कोई बीमारी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमें एक बात बताइए, जो अच्छा एक डेंटिस्ट है, कोई मुनासिब कीमत पे हमारे यहाँ है, या अगर आपके पास हम आए तो क्या हम अफोर्डेबल है आपसे, हम कर सकें आपसे? ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब क्या आंसर देंगे? बिस्मिल्लाह भाई, मैं सबसे आखिर वाला जो आपका है ना सवाल, उसका पहले जवाब दे देता हूँ। होता ये है कि ये हकीकत है कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है। डेंटिस्ट्री में अगर एक जनरल फिजिशियन अपनी क्लिनिक बनाता है ना, तो उसने टेबल रखनी है, चेयर रखनी है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनानी है। एक डेंटल सर्जन जो अपनी क्लिनिक बनाता है, उसके पास 15 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। अब 15 लाख रुपए इसलिए हासिल होना चाहिए कि 5 से 6 लाख का यूनिट होगा, स्टरलाइजेशन का 2.5 से 3 लाख का होगा, एक्सरे मशीन 2.5 से 3 लाख की होगी, इस तरह करके फिर वो एसी होगा, तो वो तमाम अच्छा उसमें यह है कि ये मैं आपका जवाब इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और फिर आपने फरमाया कि हम आपकी क्लिनिक पे अगर आप कहीं आएँ, तो बिल्कुल हमारी क्लिनिक पे ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी क्लिनिक पे एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमने रेट्स अपने लिख कर प्रिंट करके प्लास्टिक कोडिंग करके लगाया हुआ है। हम सबसे पहले अपने पेशेंट को ये बताते हैं कि भाई ये हमारे हैं, हमारी चेकअप फीस अगर 200 है तो 200 यहाँ पर भी है, 200 डिफेंस में भी है और 200 हमारी दोराजी की क्लिनिक में भी है, तीनों में सेम है। और जो हमारे रूट कनाल का सिस्टम है, तो इंशाल्लाह कभी हमारे पास अगर आपका आना हुआ तो आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको महसूस होगा खुद ही। अच्छा, उसके बाद जो आपका पहला सवाल था कि बच्चों की चेकअप कैसे कराना चाहिए, बच्चे टॉफ़ी भी खाते हैं, तो देखें बच्चों का टॉफ़ी खाना तो उनका हक है, टॉफ़ी बनती है उनके लिए है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कल या परसों एक टॉफ़ी अपनी पोती के साथ खाई थी, डॉक्टर दानिश की बेटी के साथ, और उसके बाद मैंने 6 माह हो गए मैंने टॉफ़ी नहीं खाई थी। तो टॉफ़ी खाते बच्चे ही हैं, तो हाँ, अब टॉफ़ी तो बच्चे खाते हैं, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि बच्चों को चिपकदार चीज़, मीठी चीज़ें शाम के बाद ना दें। ओके। क्योंकि वो लाइन डाउन सोने वाले होते हैं, और जब वो सोते हैं तो वो जो मिठास होती है, वहाँ बैक्टीरियाज जो हैं, एक एसिटिक एसिड है वो बनता है थूक के साथ, वो बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं और वो दांत की जो हसास लेयर है, जो बहुत मजबूत लेयर है सॉरी, उसको भी तोड़ देते हैं, उसको एनामल लेयर कहते हैं। और तोड़ते ही वो टूटी लेयर, उसके बाद डिके लग जाता है। तो बच्चों को तरीक़ेकार ये होता है कि बच्चों को दिन भर में खिला लें, और उसको रात को, जो छोटे बच्चे हैं, जाहिर है जब बच्चा ये टॉफ़ी खाता है ना, तो 1.5 साल की उम्र तकरीबन हो जाती है, उससे पहले हम देते भी नहीं हैं। ओके। तो उसको ब्रश दे दें। अब हम भी ऐसे ही करते हैं, हम डेंटिस्ट हैं, हमने अपने बच्चों को छोटे छोटे ब्रश ला कर दिए। आजकल बड़े खूबसूरत से ब्रश आते हैं, बच्चे खेलते भी रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं, नहीं होता है उसे चबाते रहते हैं। तो उनके जो मोलर्स हैं, मोलर 1 और मोलर 2, ये जो होते हैं, इन पे अक्सर उन पे ये ठहरता है। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मोलर्स पे ही जो होते हैं, जिन्हें हम दाढ़े कहते हैं बच्चों की, मोलर 1 मोलर 2, इनमें ही ये लगती हैं कीड़े। तो इंशाल्लाह बच्चों को ये जो है ब्रश का अमल सिखाते रहेंगे थोड़ा बहुत, और ख़ुद माएँ मलमल का कपड़ा लेकर या ब्रश लेके खुद भी उनके अगर दांत पे कोई निशान दाढ़ पे आ रहा है तो साफ़ कर सकती हैं। लेकिन बच्चों को खाने से ना रोकें। अगर बच्चों को दाढ़ में कीड़ा लग जाता है, ये उम्र वो है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 6 साल की उम्र, 5-6 साल की उम्र में बच्चों को जब मिक्स डेंटिशन कहलाती है वो, इसमें दूध के दांत भी होते हैं मिक्स डेंटिशन में। अब ये 11.5 साल तक मिक्स डेंटिशन चलेगी, दूध के दांत भी हैं और पक्के दांत भी हैं। तो इसके लिए फिर ट्रीटमेंट होता है। बच्चों को अगर दर्द हो रहा है तो उनके दांत निकलवाएं नहीं, उनको फिर डेंटिस्ट के पास जाएं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में अब डॉक्टर दानिश अच्छे से बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा दानिश, आप क्या कहना चाहते हो? ये डॉक्टर साहब ने भी जो पूरी डिटेल, और हमारे कॉलर ने भी कहा था, आपका क्या? जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों को जो है ना, या तो हम एक ये रूटीन बनाएं कि बच्चों को जितनी भी चीज़ बच्चे खाते हैं ना, उससे ज़्यादा चीज़ ला के दें, लेकिन उनको बचपन से ही आदत डालें कि आपने इस आधे घंटे में ये चीज़ खानी है। एक सुबह का वक्त रख लें और एक शाम का, और उसके बाद आपने ब्रश करना है, फिर आपने ये दूसरे दिन चीज़ें खानी है। अच्छा, होता क्या है, कीड़ा क्यों लगता है बच्चों के दांतों में? क्योंकि वो चलते फिरते कुछ खाते रहते हैं। जब वो चलते फिरते कुछ खाते रहते हैं तो मुंह को साफ़ रहने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से कीड़ा लग जाता है। तो मैं अपने सब पेशेंट्स को जो भी मुझसे पूछते हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप ब्रश कब कराते हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि हम डेंटिस्ट के पास इतना रेगुलरली जाते नहीं है, तो हमें यही बेसिक चीज़ नहीं पता होती कि ब्रश हमने खाने के बाद करना है। तो सब मुझे ये कहते हैं कि हम उठते ही ब्रश करते हैं। तो फिर जब हम उठते ही ब्रश करते हैं और फिर खाना खा लेते हैं, तो दांतों पे तो जाके सारा फूड
जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और उसी खाने से जो है कीड़ा लगता है। तो ब्रश करने का एक सबसे पहला सही तरीका ये है कि आपने सुबह उठ के जो है रिंस कर लें, अच्छे से माउथ वॉश यूज़ कर लें, खाने के बाद ब्रश करें ताकि दांतों में कहीं भी खाना ना फंसा रहे। उसके बाद जो है रात को खाने के बाद ब्रश करके सो जाएं ताकि सुबह तक आपका मुंह जो है वो केमिकल्स जो होंगे पेस्ट के अंदर वो आपके मुंह के जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे। फिर आप जब सुबह उठ के रिंस करते हैं माउथ वॉश से तो आपको ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि बच्चों का जो है 2 टाइम जो है चीज़ खाने की जो है हैबिट बनाएं और उसके बाद ख़ास तौर पे क्योंकि बच्चे छोटे उन्हें पता नहीं है कि ब्रश कैसे करना है। तो पेरेंट्स जो होती हैं जैसे मदर जो होती हैं उनको ख़ास तौर पे चाहिए कि उन चीज़ों के बाद ब्रश ज़रूर करवाएं क्योंकि वो जेली या चॉकलेट्स या ये चीज़ें जो हैं ये बगैर ब्रश के उतरती नहीं हैं। तो जब ब्रश करा देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह दांतों में कीड़े लगने का जो मसला है ये नहीं रहेगा। नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने एक और ये सवाल भी पूछा था कि पेन किलर्स मिलती हैं हमें। अच्छा देखिए, दांतों के अंदर जब दर्द होता है ना तो वहाँ फिज़िकली कोई ना कोई चीज़ मौजूद ज़रूर होती है जिसे हम डेंटल केरीज कहते हैं। तो अगर हम पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर जो है सिर्फ उस पेन को दबा देता है, लेकिन फिज़िकली जो चीज़ वहाँ मौजूद है वो वहाँ मौजूद है, अब हमें उसका पता नहीं चल रहा। अब होता ये है कि हमने किसी को भी अगर दर्द हुआ मेडिसिन जाके ले ली, 2-4 साल बाद वो दर्द ज़्यादा हुआ तो मेडिकल स्टोर वाले को जाके बताया उसने कोई हाई पावर की मेडिसिन दे दी। तो ऐसे करते 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 ये जब दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब दांत की सारी लेयर्स को क्रॉस करके बैक्टीरिया बिल्कुल अंदर चला जाता है, फिर होता है सीवियर पेन जो रात को सोने के वक्त ही दर्द शुरू होता है और फिर रात को पेशेंट को सोने नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। तो हम फिर उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जब सबसे पहली बार दर्द हुआ है ना, हम उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं और उसी वक्त चेक कराएं ताकि उसको इनिशियल स्टेज में ही उसी चीज़ को रोक लिया जाए, ना कि हम फार्मेसी पे जाके उससे कोई मेडिसिन ले लेते हैं, केरीज चल रही है, पेन नहीं हो रहा, फिर एक वक्त ये आता है कि दांत पूरा ख़त्म हो जाता है। तो मेरा इन्होंने जो सवाल किया ये मेरा ख़ास तौर पे ये मैं उनको जवाब देता हूँ कि अगर दांत में कोई भी दर्द होता है फौरी के फौरी जाके डॉक्टर को दिखाएं। क्या पता वो आपको एक ऐसा टूथपेस्ट लिख के दे जिसमें अच्छा फ्लोराइड हो और वो आपको इनिशियल लेजन जो है वो सिर्फ उस टूथपेस्ट से ही ठीक हो जाए। जबरदस्त, दैट्स गुड। अच्छा, वाकई में जब हमें पेन होता है तभी हम ज़्यादा नॉर्मल तो एक फर्स्ट एड कर लेते हैं, टैबलेट खा ली, कुछ ना कुछ लगा दिया, लौंग, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बेसिकली वो हमें वैसे तो आर्जी आराम है लेकिन वो तकलीफ बढ़ भी सकती है। जी, वो जो केरीज होती है ना, डेंटल केरीज, वो चलती रहती है और उसकी पेन की जो भी इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से हम मेडिसिन लेके सिर्फ दर्द को दबा रहे होते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर मोइस साहब ये बताइए कि अक्सर लोग दांतों में फिलिंग करवाते हैं, लाइक कोई होल होता है ना कि वो ज्यादा नहीं है तो उसको फिलअप किया जाता है। अब वो फिलअप अगर अल्लाह ना करे पेन नहीं हो रहा, अगर वो फिलअप निकल गया तो उससे दांतों के जर्म्स यानी कि मसूड़ों में इसमें जर्म्स लगना या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है? होता ये है कि दांत में जब फिलिंग कराते हैं ना तो अक्सर 60% लोग अपनी मर्जी से कराते हैं। डॉक्टर वैसे होता ये ना, हम लोग कहते हैं कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट, और हमारे जो पाकिस्तानी हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं पेन स्टार्ट होने के बाद, जबकि है कि पेन स्टार्ट होने से पहले यूँ आए कि आप देख लें कैरीज लग रही है। अच्छा, फिलिंग का ये होता है कि फिलिंग के एक स्टेटस होता है फिलिंग का कि दांत की जो है वो एक लेयर होती है, एनिमल लेयर होती है, उसके टूटने तक भी दर्द नहीं होगा। उसके बाद जब डेंटिन को पे पहुंच जाएगा वो, अब डेंटिन के नीचे जो ना पल्प छुपी हुई है, वो पल्प वो है जो ब्लड सप्लाई है, नर्व्स है, सब कुछ है और सेंसिटिव है। असल में कुदरत अल्लाह ताला ने उस पल्प को छुपाया हुआ है इन 2 लेयरों से। जब ये एनिमल लेयर भी हटती है, डेंटिन भी हट जाती है, तो अब दर्द होगा। अच्छा, डॉक्टर दानिश की एक बात आई थी कि रात में दर्द होता है। वो रात में दर्द यूँ होता है कि दांत हमारा सबसे टॉप फ्लोर है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये हमारा टेरेस है, सबसे टॉप है हमारा, हमारे जिस्म के सब। अच्छा, जब हम लेट जाते हैं ना तो ये सबसे डाउन हो जाता है, दिल से बहुत करीब हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर जो है ना, जो नॉर्मल भी है वो एकदम पहले यहाँ आएगा। अब लेटते आप 45 पे भी जाएंगे ना, क्योंकि ईशा के बाद इंसानी फितरत है कि वो लेटने जाता है। अब वो बोलते हैं डॉक्टर साहब ईशा के बाद दर्द होने लगता है,
पता नहीं कौन सी जादू है कौन सा, तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो दांत पे आने लगता है, वो दर्द होने यानी लगता कि है, खून की रवानी उस तरफ हो जाती उस तरफ हो जाती है। अच्छा, जहाँ तक ये फिलिंग का है, फिलिंग अगर डॉक्टर मना कर रहा है, फिलिंग अगर पेशेंट को एक दफ़ा भी दर्द हो गया है तो मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि खुदा के वास्ते आप लोग फिर फिलिंग अपनी मर्ज़ी से ना कराएं। फिलिंग आप जो अपनी मर्ज़ी से करा देंगे उसमें जो बैक्टीरियाज पैदा हुए थे वो डॉक्टर ने बंद कर दिए। ओके। ये समझ लीजिए कि आपने घर के कमरे के अंदर चोर को बंद कर दिया है, ओके। अब उसको तो निकलना है। अब ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये अब ऊपर से तो नहीं निकलेंगे, अल्लाह ने निज़ाम नीचे रखा है ब्लड सप्लाई, क्योंकि दांत को नीचे से ब्लड सप्लाई मिलती है उसके टांगों के पास से। अब फिर वो वहाँ से निकलेगा, जब वहाँ से निकलेगा वो इन्फेक्शन, तो फिर अब वो दांत आपका जा रहा है फिर शदीद में, तो फिर हम लोग उसकी रूट कैनाल करते हैं। तो इसलिए जब भी फिलिंग करवाएं, डॉक्टर बोल दे करा लें तो करा लें, और डॉक्टर बोले कि नहीं आपको दर्द हो गया तो ना करवाएं। अच्छा, यानी कि उस जगह पर अगर दर्द नहीं है तो फीलिंग फिर फिलिंग हो सकती है। अच्छा, अगर वो पेन नहीं है ना उसका हाँ, तो मतलब फिर हो इसलिए सकती है, पूछ रही हूँ। कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, सामने के दांत थोड़ा सा टूट गया है तो उस पर जो है लेज़र की फिलिंग हो जाती है, सही। और कंपोजिट फिलिंग होती है, एस्थेटिक होती है, उसी शेड से हो जाती है। लेकिन अगर पीछे की जो होती है ना मोलर्स के खास तौर पे, तो वो अगर पेन हो जाता है तो फिर वो लोग विजिट करके कराते हैं, वो वापस ही आते हैं हमारे पास। लेकिन हम अक्सर डॉक्टर्स से अपनी मर्जी से लिख देते हैं कि विलिंग ऑन द पेशेंट, फिलिंग ऑन द पेशेंट विलिंग। हम लिख देते हैं ये फिलिंग हुई है लेकिन पेशेंट की विलिंग पे हुई है। फिर जब पेशेंट 2-3 साल या 1 साल के बाद आता है तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। डॉक्टर दानिश की जो क्लिनिक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 35 साल का हमारा ये है नाम क्लिनिक, तो खैर इनकी उम्र तो कम है, इनकी पैदाइश से पहले का ही है, लेकिन आपको मिला के तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जब स्केलिंग करवा रहे होते हैं तो एक मशीन ज़रा वो चल रही होती है, तो इसका क्या इफेक्ट आपके ब्रेन पर या आईसेट पे होता है कि नहीं होता, और ये कम कितनी बार करनी चाहिए? दानिश साहब आप बताएंगे इसका आंसर। मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद ये स्केलिंग करवानी चाहिए? स्केलिंग जो है ना, ये दांत की अलाइनमेंट के ऊपर जो है डिपेंड करती है कि हमने कितने टाइम बाद हो जाए कि स्केलिंग होती क्या, नाज़रीन को भी मालूम हो जाए, मैंने एक वर्ड्स लिए थे। जी, स्केलिंग जो होती है यहाँ अल्ट्रासोनिक एक मशीन होती है जिसके अंदर वाइब्रेशन होती है, जो दांत के ऊपर जो भी स्टेन, जो भी कैलकुलस जाके फूड डिपॉजिट होता है, तो उसको हम उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है उससे रिमूव करते हैं। तो अब होता ये है कि अगर दांत किसी के आगे पीछे हैं, अलाइनमेंट उसकी ठीक नहीं है, तो वहाँ ब्रश प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है कैलकुलस येलोइश या स्टेन जो होता है ज़्यादा आता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास मिनिमम जो है हमने 6 मंथ्स में और मैक्सिमम 1 साल के अंदर हमने स्केलिंग करवाना ज़रूरी है, और किसी अच्छे डॉक्टर से। दरअसल ये दांतों का बहुत नाजुक मामला होता है, इसको अगर अच्छा एक डॉक्टर आप रखें अपने पास तो आपको इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं होता। आपके अच्छा डॉक्टर होता है ना तो आपके सारे मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। वरना दांत का ये होता है कि एक दांत में मसला हुआ, फिर एक को ठीक करवाया, दूसरे में शुरू हो गया, दूसरे को ठीक कराया, तीसरे में शुरू हो गया, तो ये मसले चलते ही रहते हैं। तो स्केलिंग का ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मेल अलाइनमेंट है दांतों के अंदर, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो आपने 6 महीने में ये करवानी है। और 6 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए जी, और अगर आपके दांत अलाइन हैं, ज़्यादा मसला नहीं है, तो आप कम से कम 1 साल में एक बार स्केलिंग ज़रूर करवाएं। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट मैंने जो पूछे थे कि अगर अल्लाह ना करे आईसाइट पे कोई असर होता है, दिमाग पे कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ पेशेंट्स का अगर कुछ पेस मेकर लगा हुआ होता है या कोई हार्ट की सर्जरी होती है विदिन 6 मंथ्स, तो हम उस कंडीशन में इसको नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है ना वो जाके फिर उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, देखा ना कहीं नॉलेज बंदे को। नाज़रीन, दानिश साहब ने जो बताया है, स्केलिंग बेसिकली आपके दांतों में गंदगी जो फंस जाती है ना, जहाँ कहीं अल्लाह ना करे आपके दांत आगे पीछे हैं, जहाँ तक ब्रश नहीं जा रहा, मसवाक नहीं जा रही, तो ये जो है ना वो आपका टार्टर जो है वो गंदगी है जो भी आपका वो फंसता जाता है, तो वो फिर क्या होता है आपके मसूड़ों को और दांतों की ज्वाइंट जो होते हैं उनको वीक करना शुरू कर देता है। और फिर एक और चीज़ में, ये तो हो गया आपका स्केलिंग बहुत ज़रूरी है, दांतों की सफाई। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, दाग पड़ जाते हैं, स्टेन वगैरह हो जाते हैं, कुछ लोग छालियाँ खाते हैं, कुछ पान खाते हैं, इस तरह ये होता है कि फिर आपके दांतों पे एक अजीब से निशान पड़ जाते हैं। अच्छा, वो अक्सर दानिश सुना होगा आपने, शादी के वक्त ना लड़के जाकर ना अपने दांतों की सफाई करवाते, बैड, उसके बाद वो नहीं कराते, ये गलत बात है। क्योंकि भाई शादी में आपकी मुंह आपका बंद होता है, बात आपने किसी से करनी नहीं होती, किस बात की स्केलिंग करवा के आप आ जाते हैं, उसके बाद परवाह ही नहीं करते। जी बिल्कुल, ऐसा क्यों करते हैं यार ये लोग? ऐसे ही दरअसल हम उस वक्त एस्थेटिक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो जाती है एस्थेटिक की,
कि लोगों से मिलना होता है, बात करनी होती है, पिक्चर्स होती हैं, तो ख़ास तौर पर उस वक्त जो है स्केलिंग और ब्लीचिंग के लिए, वाइटनिंग जिसको हम टीथ वाइटनिंग कहते हैं, उसके लिए बहुत से जो है पेशेंट जो हैं वो आते हैं। ये टीथ वाइटिंग के ऊपर जरा रोशनी डालिए। टीथ वाइटनिंग, अच्छा देखिए, स्केलिंग जो है ना, स्केलिंग ये है कि हमने स्केल ऑफ कर देते हैं दांत, उसके ऊपर जो सिर्फ सफाई कर देते हैं। वाइटनिंग जो होती है ना, इसके अंदर दांत की लेयर जो है ना, उसके अंदर जो स्टेन्स होते हैं ना, उसको हम केमिकल्स के थ्रू निकालते हैं। ओह माय गॉड। तो उससे ज़रा और ज़्यादा अच्छा कलर हमारा जो है दांतों का, जो बिल्कुल जो रियल कलर होता है ना, निखर के और ज़्यादा अच्छे से आएगा। लेकिन उसका कोई इसका देखिए, जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होता है तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो आपने मजीद क्लीनिंग की है, चाहे आपने कुछ भी एजेंट क्या बोलते हैं, हमने ब्लीचिंग एजेंट डाल दिया व्हाटएवर, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होती। ये ना पता चले आपने वो जो ओरिजिनल उसके ऊपर कवरिंग है, आपने उसको रगड़ के उतार ली, वो एक दिन में तो बड़ी शाइन कर ली। जैसे हम स्किन पे ब्लीच लगाते हैं ना, 2 दिन तो बड़ी चमक रहे होते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्शन दोबारा, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमने उसकी जो एक स्मूथ लेयर जो होती है ना, उसको भी हम निकालते हैं। तो उसकी स्मूथ, तो ये करवाना जरूरी नहीं, नेसेसरी। देखें, अगर हमने एक बार करवा लिया, ये पेशेंट के, इंसान के ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइट दांत चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वाइटनिंग करवानी है, लेकिन जब उन्होंने वाइटनिंग करवाई है तो फिर उसको मेंटेन करवाना है कि इतने टाइम तक चलानी है, और इतने टाइम अगर ये 6 महीने चल गई तो आपने फिर दोबारा करवानी है। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी कहलाती, क्या कहलाती? स्ट्रेनिंग्स नहीं, हमारे ये दांत जो है, ये जो आपने कहा कि मजीद हमारे सफ़ेद होने चाहिए, येलो नहीं होने चाहिए, तो हमारे अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है? हमें क्या मिल्क नहीं पी रहे, या हमारे अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जा रही? क्योंकि दांतों को भी, हमारी पूरी बॉडी को हर तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होती है, तो दांतों को ज़्यादा क्या चाहिए होती है? ऐसा ही है, हमें कैल्शियम वगैरह चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर कैल्शियम की कमी है तो दांत बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। ओके। अच्छा, मेरे पास इसी से एक सवाल एक और बनता है कि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, ये हम उसका मुंह खोल देखते हैं, दांतों का एग्जामिनेशन करते हैं, और उनके पेरेंट्स या उनकी अम्मी बोलती हैं डॉक्टर इसको वो कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से इसके दांत ख़राब हैं। जबकि उसके दांत को खोल के जब हम देखते हैं मुँह, तो साफ पता चलता है ये तो ब्रश ही नहीं करता है। ओए होए। जब बच्चा ब्रश नहीं करेगा तो उसमें तो जाके फूड इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल। तो जब फूड इन्फेक्शन होगा तो कीड़ा तो लगेगा। ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं होता कि कैल्शियम की कमी की वजह से उसके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया। कीड़ा लगने की सिर्फ एक वजह यह है कि फूड इन्फेक्शन, कि दांतों में जाके खाना फंस रहा है तो कीड़ा लगेगा। बाकी अगर आप ब्रश करते हैं, आपको दुनिया जहाँ की कोई भी मसला हो, आपको पूरी बॉडी में कहीं का भी मसला हो, फ़ौरन ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। अगर आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों में कीड़ा लगना नामुमकिन। अच्छा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले, न्यू बॉर्न बेबी से दांतों के टीथ के ऊपर, और इनिशियली उसकी ट्रीटमेंट सब डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर है, डॉक्टर मोहित साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने प्रोसीजर लेके थे, अब बात है कि दांतों की ब्रशिंग के ऊपर। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं, मेरे यहाँ पर डेंटिस्ट भी हैं, कि एकदम खाना खाने के फौरन बाद आप ब्रश ना करें, थोड़ा गैप से करें। इसका भी मुझे ज़रा सा इस पर रोशनी डाली कि आया कि लेट करने में हमें क्या फ़ायदा है, और फौरन खाना खाने के बाद ब्रश करने से क्या प्रॉब्लम्स है? बेसिकली होता ये है कि जो हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, पेस्ट के इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि अक्सर आप देखेंगे घर में एक बहन को या एक भाई को कोई किसी और कंपनी का पेस्ट ब्रांड अच्छा लगा किसी और को, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इस वक्त तो मार्केट में 100+ हैं जिस टाइप के। अच्छा, होता ये है कि ये तो अपनी अपनी तबीयत पर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने खाना खाया, अब एक बंदा खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मिसवाक भी तो कर रहा है। बस पेस्ट का ये होता है कि उनको वोमिट ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ है, बाकी ऐसे तो कोई डॉक्टर ऐसे कोई भी बात नहीं है, गैग रिफ्लेक्स कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं कुछ भी। उसके पेस्ट की वजह से जो है गैग हो सकता है, वोमिट हो सकती है। बाकी जो है आप जितनी जल्दी उस खाने को उस जगह से रिमूव करेंगे, बैक्टीरियाज बनने का प्रोसेस उतनी जल्दी रुक जाए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप खाना खाएं, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा अक्सर लोग चाहे स्मूथ उनके टीथ भी हो, कहीं ना कहीं अगर वो गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त कहीं ना कहीं वो जो है ना फंसता जरूर है, चाहे वो कुछ भी कर लें आप लोग, खासतौर पे बकरे गाय का गोश्त तो खास तौर पे। अच्छा, वो जब रुक जाए तो वो पेनफुल हो जाता है, उसका दर्द बढ़ता है।
चिकन का इतना नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में गाय के गोश्त का ऐसा पता नहीं क्या है कि वो तो अगर वो आपके मसूड़े में इतना सा जर्रा भी रह जाए बेचैनी वो रहती, इतना बेचैनी रहती। आपका स्वेलिंग डाल देगा यानी कि मसूड़ों में। बिल्कुल ऐसा है नहीं डॉक्टर? ऐसे बिल्कुल, ये मेरे साथ हुआ इस बकरीद पर। मैंने गोश्त खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, तो फिर मैंने डॉक्टर दानिश को दूसरे दिन कहा, सेकंड डे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मदर को कहा मेरे बहुत पेन। हाय डॉक्टर साहब, क्या बात है आपको डॉक्टर साहब। फिर मेरे वैसे कि हमारी क्लिनिक नीचे ऊपर रहाइश है, हाँ। तो डॉक्टर दानिश मुझे नीचे लेके गए। अब यकीन कीजिए, मैंने इनसे बोला कि मेरी रूट कनाल होगी, किसी दांत में कैरियस है। नीचे लेके आपने गए, फीस नहीं दी होगी ना इनको? नहीं आप यकीन कीजिए, मैं खुद हैरान, मैं इतना परेशान कि मेरे दर्द हो रहा है ईद के दूसरे दिन। ये माँ बेटे दोनों मुझे नीचे लेके गए, इन्होंने जाके मेरी स्कैनिंग की। बाय गॉड, अब यकीन कीजिए मैं ऊपर आया हूँ, मैंने बोला दानिश मेरे दर्द ही नहीं हो रहा है। बोलेंगे आपके पास वो जो गोश्त था वो डिपोजिशन हुई हुई थी और इतना हो गई थी, 24 घंटे हो चुके थे, बैक्टीरिया डेवलप हो गए, उन्होंने जो पेरियोडोंटल प्रॉब्लम शुरू कर दिया। ओह माय गॉड। तो ऐसा होता है, इसलिए हमारी नहीं, जो अमेरिकन एसोसिएशन है डेंटल की, वो भी यही कहते हैं, वहाँ से आती है। पुरानी बात है ये, 35-40 साल से ये है कि ट्वाइस अ डे, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करें आप, कभी दांत खराब नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अभी तक किसी दांत में कैरीज नहीं है डॉक्टर दानिश की भी नहीं है। तो ब्रश 2 टाइम करें, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, एक चीज़। दूसरा मैसेज मेरा ये भी है, ये आप कह दीजिएगा, बताइएगा बल्कि ज़रूर, कि होता असल में क्या है कि गैर मुस्तनिद डॉक्टर या बगैर स्किल वाले डॉक्टर या आपने इसके बारे में डिटेल में बताना, आपने कहीं नहीं जाना। हम लोग यहाँ पे ब्रेक ले लें, ठीक जी, है? बिल्कुल। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, हमारे साथ डॉक्टर मोइज एंड डॉक्टर दानिश मौजूद हैं। यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।